ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना, पता नहीं है डॉक्टर ऐसे नाड़ी देख के कैसे बता देते होंगे आप वात है, आप पित्त है, आप कफ है। तो एक तो आयुर्वेद है और एक नेचुरोपैथी है। दोनों में थोड़ा सा तो अंतर है। प्रकृति परीक्षण दोनों में करते ही है, लेकिन आयुर्वेद में नाड़ी देख कर करते हैं और नेचुरोपैथी में नेचर यानी स्वभाव से थोड़ा सा उसका परीक्षण होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे अपनी प्रकृति। तो सबसे पहले करना क्या है, किसी भी एक चीज को लेके, जैसे मैं बाल की बात करूंगी तो वात वालों के कैसे होते हैं, पित्त वालों के कैसे और कफ वालों के कैसे। अब आपके बाल की क्वालिटी जैसी है उस अनुसार, अगर वात वाली है तो वी लिखिए, पित्त जैसी है तो पी लिखिए, कफ वाली है तो के लिखिए। वो तो आएगा ना, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर स्किन के बारे में आएगा तो भले आपको पित्त लगे तो पी लिखिए। ऐसा जब एंड होगा तो हमारे पास थोड़े से वी होंगे, थोड़े से पी और थोड़े से के। तीनों का हम टोटल करेंगे, टोटल के कितने, टोटल पी, टोटल वी। जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारी प्रकृति समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, ओके, थैंक यू। शरीर का बांधा यानी स्ट्रक्चर। तो वात प्रकृति वाले जो होते हैं वो वैसे बहुत दुबले पतले होते हैं, जैसे हम लोगों को देख लो, लेकिन हम सारे वात प्रकृति है नहीं। तो कई लोग होते स्ट्रक्चर में ऐसे ही है, लेकिन खा पी के अगर अच्छा जमाया है तो वात वाले भी मोटे हो सकते हैं। तो अगर मुझे अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर जानना है तो मैं जब बहुत जवानी में थी या था तब का मैं अपना स्ट्रक्चर याद करूं। जैसे हम कॉलेज में होते हैं उस टाइम पे हमारा नॉर्मली कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर बहुत दुबले सुकले रहे होंगे तो आप वात मना वी लिखिए। अगर मध्यम है तो पित्त। और चौड़े, आप देखना कई लोगों के कंधे होते हैं ना, इतने चौड़े होते हैं। अब वैसे लोग फास्टिंग करे तो कोई हड्डियां गल के वो पतले नहीं हो सकते, है ना। कई लोग होते हैं फास्टिंग करते हैं पर वो पतले नहीं हो पाते, तो ये चौड़ा स्ट्रक्चर होता है उनका। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है उस अनुसार या तो आप वी या पी या के लिखिए अपनी डायरी में। लिखा सभी ने? करंट और थोड़ा सा आप पास्ट में भी, यूथ जब आप थे, यंग एज में थे तब कैसा था? आप तो वैसे भी कुछ ज्यादा चेंज आया होगा ऐसा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारों के स्ट्रक्चर में बहुत सारा चेंज आया होगा, है ना। ठीक है, मैं जो बात कर रही हूँ वो कोर स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। जो एकदम आप कोर तक जाओ तो वो बहुत दुबला है या काफी चौड़ा है या मीडियम है। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे, वो है बाल। अब बाल जो वात प्रकृति, अच्छा एक चीज, वात मतलब वायु और आकाश तत्व का कॉम्बिनेशन। पित्त मतलब अग्नि और जल तत्व का कॉम्बिनेशन। और कफ मतलब भूमि और जल तत्व का कॉम्बिनेशन। वात माना वायु और आकाश का कॉम्बिनेशन। पित्त मतलब अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन। और कफ मतलब भूमि और जल का कॉम्बिनेशन। पित्त का अग्नि और जल, कफ इज भूमि और जल। तो वात प्रकृति वालों के जो बाल होते हैं वो पतले यानी डेंसिटी कम होती है। फिर जितने भी होंगे सूखे ड्राई, या तो टूटते होंगे या बहुत झड़ते होंगे। नॉर्मली थ्रू आउट योर स्पैन आप देखिए कि कैसे हमारे बाल रहे हैं। जैसे पहले भी रफ ही थे, आज भी रफ ही है, तो फिर वात में जाएगा, है ना। कई वात वालों का बहुत ग्रोथ माना डेंसिटी रहता है, लेकिन बाल एकदम फ्रीजी और ड्राई रहते हैं। तो ये वात का लक्षण है, क्योंकि वायु का मूल गुण है ड्राइनेस। तो उसकी वजह से वात वालों के बाल भी रहते हैं ड्राई। पित्त वालों के भी बाल डेंसिटी में कम माना पतले ही होते हैं। चोटी करो तो पतली बनती है, जैसे कुछ लोगों की आप देखो तो हाथ में बाल नहीं आते,
लेकिन इन लोगों के बाल अच्छे से हाथ में आ जाते हैं। लेकिन बाल कैसे होंगे? तो पित्त वालों के सॉफ्ट और चमकीले। भाइयों की तो चोटी की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी टच करे तो पता चलता है रूखे सूखे हैं या थोड़े से चमकीले अच्छे हैं, सॉफ्ट है। फिर जिनके जल्दी सफेद हो जाते हैं तो वो पित्त की वजह से, पित्त बालों को जल्दी से सफेद कर देता है। और कफ वालों के बाल घने, बहुत ज्यादा ग्रोथ और घुंघराले होना जरूरी नहीं है, वेवी भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेट नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोगों के हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत घने हैं, काले हैं, जैसे साउथ में आए तो काफी लोगों के घने और काले बाल दिखते हैं थैंक्स टू कोकोनट। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हमें जज करना है, पतले हैं, ड्राई है, पतले हैं, सॉफ्ट और चमकीले हैं या घने हैं। आगे बढ़े। ओके, फिर आती है स्किन। तो जैसे मैंने कहा कि वायु का गुण है ड्राइनेस, तो जिसके शरीर की प्रकृति वात होगी उसका शरीर, उसकी स्किन भी ड्राई होगी। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, विंटर हो चाहे समर हो मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, तो ये ड्राई स्किन, वो वात की निशानी। पित्त वालों की स्किन पतली होती है। जैसे मैं भाइयों की बात करूं तो दाढ़ी करते वक्त रेजर यूज करते हैं, तो कुछ भाई बोलते हैं कि रेजर करते हैं तो कट जाता है क्योंकि मेरी स्किन पतली है ना। तो पित्त वालों की स्किन पतली होती है, थोड़ी बहुत ऑयली होती है और उनके शरीर के ऊपर तिल ज्यादा होते हैं, काले तिल, लाल तिल, जिसको हम मोल बोलते हैं, वो ज्यादा दिखता है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। फिर कफ प्रकृति वाले जो होते हैं उनकी स्किन जो है वो थिक रहती है, मोटी, और उनकी स्किन एकदम ऑयली। आप देखना कुछ कुछ लोगों की स्किन एकदम मक्खन जैसी होती है, जैसे छोटे बच्चों की कैसी होती है, गाल आप देखो एकदम मक्खन जैसे। तो कफ वालों की कुछ कुछ स्किन वैसी होती है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, मूवमेंट की बात करें तो वात प्रकृति वालों के शरीर में मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि उनको वायु की वजह से जकड़न अधिक होती है। या ये सब यंग एज में नहीं होता, लेकिन आयु बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी जकड़न आना, थोड़ी सी हड्डियों में आवाज आना। ज्यादातर लोग जो हमें बोलते हैं या तो शोल्डर में कटकट आवाज आती है या घुटने में कटकट आवाज आती है। अभी के टाइम में कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, वैसे कोई ये एक्सरसाइज ज्यादा करते नहीं है, लेकिन गर्दन अगर अप डाउन करे या फिर उसको रोटेट करे तो इस रोटेशन में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कटकट कटकट फील होता है। तो ये ड्राइनेस वायु की वजह से आती है, तो ये वात प्रकृति का लक्षण है। पित्त वाले थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ना बहुत जकड़े हुए ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, और कफ वाले अच्छे खासे फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पता चले, तो एक मैं अच्छा एग्जाम्पल दूं, तो आप झुककर अगर अपने अंगूठे को आराम से टच कर सकते हो तो ये एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी है। सभी कर सकते हैं, ट्राई करें, खड़े हो जाइए। अंगूठे को टच करें। इजी है, इजी है, इजी है, वेरी गुड। फिर तो सभी फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन कल परसों 2 दिन एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, आज जीनल बेन ने वक्रासन कराया, वक्रासन कराया, सबके लिए इजी था। वक्रासन, जो ये वक्रासन नहीं कराया, ओके ठीक है। वज्रासन में सभी बैठ पाए, ठीक है। जिनको घुटने की प्रॉब्लम होगी उनको प्रॉब्लम, जो बहुत थोड़े से बल्की होंगे उनको प्रॉब्लम, जिनके थाइज बहुत बड़े होंगे उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक है, कल सुबह वक्रासन करेंगे। ओके, तो ध्यान में रखिए ये सारे आसन जो हम आराम से कर पाते हैं वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। चलो नेक्स्ट है पसीना। तो वात प्रकृति वालों को पसीना कम आता है, कोई कोई होंगे जिनको आता होगा, बट ये सारी जनरल बातें हैं, उनको पसीना कम। पित्त वालों को पसीना बहुत आता है क्योंकि शरीर में अग्नि ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो पसीना भी अधिक आता है। और उनके पसीने में कुछ खट्टी जैसी स्मेल रहती है। हर एक का पसीने की स्मेल अलग रहती है।
है ना? हम कोई सूंघने नहीं जाते हैं, लेकिन एक फीलिंग की बात है। जैसे बहुत श्रम किया, बहुत हमें पसीना हुआ, कई बार हमारे कपड़े भी पीले या ऑरेंज या लाल जैसे हो जाते हैं और उसमें से खट्टी-खट्टी स्मेल आती है, तो ये पित्त की निशानी है। और कफ वालों को पसीना वैसे थोड़ा ही होता है, लेकिन जब व्यायाम करते हैं तो उनको भी अच्छे से पसीना आता है और उनकी स्मेल थोड़ी-सी स्वीटिश होती है, मीठी जैसी। अब मीठी मतलब चीनी जैसी नहीं होती है लेकिन खट्टी जो हमें इरिटेट कर दे वैसी भी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक बात समझने जैसी है, नॉलेज के लिए सुना रही हूँ। जैसे बहनों की बात करूँ तो हमारा मंथली साइकिल रहता है। उस साइकिल में कुछ दिन होते हैं जब पित्त बहुत बढ़ता है, कुछ दिन होते हैं जब वात अधिक बढ़ता है। तो ये जो पित्त का टाइम होता है, उस टाइम भी हमारे शरीर की ओडर चेंज हो जाती है। तो उसको फिर इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, ये मैं सिर्फ एक जनरल सुना रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो मंथली साइकिल में कुछ दिन आते हैं जब हमारे कपड़े भी पीले होते हैं, बाकी के दिन में नहीं होते हैं। तो वो पित्त का खेल होता है सारा। ठीक है, ओके। आंखें, तो वात प्रकृति वालों की आंखें साइज में छोटी होती है, ड्राई होती है। आप देखना कुछ कुछ लोगों को आई ड्रॉप्स डालने ही पड़ते हैं, या तो थोड़ी थोड़ी देर में आंखें धोएंगे या फिर वो ब्लिंक करते रहेंगे। तो ये ड्राइनेस की वजह से। और क्योंकि वायु है, वायु ड्राई है, तो वही शरीर के अंदर है, वो स्किन को, बाल को, आंखों को, सबको ड्राई कर देता है। ठीक है, अच्छा, वात वालों की आंखें भी चंचल होती है। चंचल आंखें किसे कहेंगे? कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी आंखें स्थिर हो ये मुश्किल है ना? ऐसे 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 कहाँ कहाँ उनकी आंखें घूमती रहती है। अच्छा, पित्त की बात करें तो उन लोगों की आंखें तीखी होती है। तीखी समझते हैं? शार्प आंखें, शेप में भी शार्प और देखने में भी शार्प आंखें होती है। थोड़ी सी कभी पीली या लाल जैसी होती है, एकदम से पीली या लाल इमेजिन नहीं करना, हल्का टिंज। अच्छा, उनकी आंखें लाइट सेंसिटिव होती है। आप देखना कुछ लोग बाहर निकलेंगे तो सनग्लासेस के बिना नहीं निकलेंगे, तो ये सेंसिटिव आंखों की निशानी है जो पित्त वालों की होती है। और कफ वालों की आंखें बड़ी और स्थिर होती है, जहां देखेंगे वो एक नजर देख सकते हैं। उनकी आईब्रोज भी घनी होती है। ये सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अच्छा, वजन की बात करें तो वात प्रकृति वालों का वजन आसानी से घटता है और बढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। आप में से भी कुछ कुछ लोग होंगे, है ना, जिनका घट तो जाता है पर बढ़ता नहीं है। पित्त वालों का वजन लगभग एक जैसा होता है। मेरे ध्यान में ऐसे लोग हैं जो आज लगभग 64 की एज है और बोलते हैं कि कॉलेज टाइम में जो वजन था मेरा आज भी वही वजन है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी या मेंटेन्ड वेट। तो पित्त प्रकृति वालों का वजन लगभग मेंटेन्ड रहता है, वो कुछ 2-4 किलो में ही खेल खेलते हैं। और कफ वाले जो होते हैं उनका बहुत आसानी से बढ़ता है, फिर घटाने में बहुत दिक्कत। लेकिन मैं रोज जैसा खाती हूँ वैसा ही खाऊं और सोचूं अरे मेरा घटता नहीं है मतलब मैं कफ हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप एक्चुअली कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, डाइट लाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फिर भी वजन नहीं घटता, ये उसकी बात है। ठीक है, ओके। पानी की प्यास, तो वात वालों को प्यास लगती है या नहीं लगती है वो भी वो लोग भूल जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि भूल जाता हूँ, पूछते हैं आप कितना पानी पीते हैं तो भूल जाता हूँ। अब ऐसे लोग अगर हम में से कोई है जिनको प्यास महसूस नहीं होती है या फिर भूल जाते हैं, तो थोड़ी सी 1 लीटर 1.5 लीटर जितनी बॉटल पास में रखनी चाहिए और दिन भर में थोड़ा सिप सिप पानी लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। तो वात वाले पानी पीना भूल जाते हैं, पित्त वालों को प्यास बहुत लगती है क्योंकि अग्नि तत्व अधिक है, पसीना अधिक होता है, तो वाटर लॉस भी अधिक होता है, इसलिए शरीर पानी ज़्यादा मांगता है। और कफ वालों को प्यास कम लगती है। भूख की बात करें तो वात वालों की भूख होती है अनियमित।
अनियमित किसे कहेंगे? तो कभी दिन में 2 बार भूख लगेगी, कभी 4 बार भूख लगेगी। कभी खाना खाने बैठेंगे तो 2 रोटी में भी हैवी हो जाएगा और कभी 5 रोटी खा के भी बोलेंगे मैं कुछ तो खा सकता हूँ, अभी पेट भरा नहीं है। तो ये जो है इसको बोलेंगे अनियमितता। वात वालों में खास देखने में आती है। पित्त वालों को तेज भूख लगती है, जैसे दिन में 2 से 3 बार अच्छे से भूख लगती है। वो लोग अच्छे से खा सकते हैं इन अ गुड क्वांटिटी और उसको पचा भी सकते हैं। और अगर खाना ना जिसको तेज भूख लगी है और खाना ना मिले तो फिर उनको गुस्सा आता है। वैसे भी अग्नि वालों को गुस्सा ज़्यादा ही आता है ना? अच्छा, कफ वालों को एक समान लेकिन कम भूख लगती है। जैसे वात पित्त वालों का मैंने कहा दिन में 2 से 3 बार उनको बहुत अच्छे से जम के भूख लगती है। कफ वालों को 1 या 2 बार, 2 बार भी मैं मुश्किल बोल रही हूँ। अब ये एक बात समझने की है यहाँ पर कि कफ प्रकृति में भूख कम लगती है ना? कफ वाले देखो तो थोड़े से बल्की होते हैं, कफ वालों की स्किन देखो तो बहुत ऑयली होती है। लेकिन भूख लग रही है 1 बार, खा रहे हैं 3 बार, क्योंकि पैटर्न बना है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का। तो 2 टाइम का मील जो जा रहा है, वो बिना भूख के जा रहा है। बिना भूख के कोई चीज़ जाती है शरीर के अंदर, वो ठीक से पचती नहीं है। जो चीज़ पचेगी नहीं, वो सड़ेगी। सड़ना माना एकदम डिकम्पोज़ हो जाए वैसा सड़ना नहीं होता है, फिर भी जैसा पाचन होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो फिर अगर मान लो कोई चीज़ सड़ी खाने की, तो उसमें से क्या-क्या बनता है? गैस और एसिड बनता है और डकार आती है। गैस बनती है तो डकार आती है। और क्या-क्या बनता है सड़ने से? जी? बदबू आती है, बहुत अच्छा। और? टॉक्सिन्स बनते हैं, है ना? जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उसी के ऊपर जर्म्स ग्रो होते हैं, फिर वहाँ से बदबू आती है और वहाँ पर फिर इन्फेक्शन भी लगता है ना? तो चीज़ें हमारे पेट में सड़नी नहीं चाहिए। अब कफ वालों का होता क्या है? 1 बार भूख लगती है, 3 बार खाते हैं। 2 बार का भोजन ठीक से पचा नहीं, थोड़ा-थोड़ा भी सड़ा तो वो वायु करेगा। प्रकृति भले कफ है, लेकिन वात के लक्षण दिखाई देंगे। ड्राइनेस वगैरह धीरे-धीरे। इसीलिए मैंने बोला आप अपने यंग एज को भी याद करो और आज को भी कंपेयर करो। अगर आप कंसिस्टेंट है तो ठीक है, लेकिन परिवर्तन आया है तो पीछे वाला भी कंसिडर करना कि पहले मेरी स्किन ऑयली थी, अब मेरी स्किन ड्राई हो चुकी है। तो मतलब आपकी प्रकृति में परिवर्तन आया है। ठीक है? आगे बढ़े? दाँत और मसूड़े। वात वालों के दाँत का स्ट्रक्चर अनियमित होता है। आपने देखा होगा एक समान जो हमारा जॉ बना हुआ होता है, लेकिन किसी-किसी के दाँत थोड़े से टेढ़े-मेढ़े होते हैं। सारे नहीं तो एक आध दाँत टेढ़ा-मेढ़ा होगा। तो ये वात प्रकृति। पित्त वालों के दाँत थोड़े से येलोइश कहूँगी, पीले मतलब ऐसे पीले नहीं समझना, हल्की सी येलोइश टिंज। अच्छा, कई कई लोग होते हैं जो ब्रश करते हैं उनको खून निकलता है, तो खून निकलने के भी वैसे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन एक रीज़न अगर प्रकृति पित्त है, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या फिर कोई इन्फेक्शन लगा है। तो इतने सारे कारणों में से अगर मुझे लगता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन खून तो लगभग काफ़ी निकलता है, तो पित्त में आप इसको कंसिडर फिर स्ट्रक्चर भी देखिए तो पित्त। और कफ वालों के एक समान सफ़ेद बड़े दाँत होते हैं, जिनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, दाँत देखने का मन होता है, तो ये कफ वाले। ये सब पढ़ के ऐसा नहीं लगता कफ वाला ही अच्छा है? ऐसा संकल्प आया किसी को? ऐसा कुछ नहीं, आया ना? अच्छा, पाचन। वात वालों की पाचन अनियमित होती है। जिनकी भूख अनियमित होगी, उनकी पाचन नियमित नहीं हो सकती। कभी बहुत अच्छे से पाचन हो जाएगा, कभी नहीं होगा तो पेट फूला-फूला सा लगेगा या पेट में से गड़-गड़ कुछ-कुछ तो आवाज़ें आती रहेगी। पित्त वाले जो होते हैं, उनको लगभग हर प्रकार का आहार आसानी से पचता है क्योंकि भूख उनको तेज़ लगती है।
है ना? जिसकी अग्नि तेज होती है वो पका सकता है कोई भी चीज, ये वैसी बात है। लेकिन अगर अग्नि भी बहुत तेज हो तो एसिडिटी फील होती है। और कफ वालों का पाचन धीमी गति से होता है, भोजन के बाद उनको आलस और नींद ज्यादा आती है। अभी के टाइम में तो सबको आती है, तो कफ में नहीं गिनना। लेकिन पाचन को देखिए कि अनियमित होता है या आसानी से पचता है या बहुत धीरे धीरे पचता है। जिनको भूख कम लगती है वो सारे कफ वाले ही होते हैं मोस्टली। ठीक है। मल त्याग, तो वात वाले जो होते हैं उनका मल त्याग अनियमित होता है। कभी दिन में एक बार होगा, कभी 2-3 बार भी हो सकता है, कभी कभी। ज्यादातर ये लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। कौन? वात वाले। और उनका स्टूल भी जो होता है वो हार्ड हो जाता है। आज मैंने पाइल्स की बात की थी, तो पाइल्स मोस्टली उनको ही होता है जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है। वैसे बहुत लोग बोलते हैं नहीं कॉन्स्टिपेशन नहीं है पर मुझे पाइल्स हो गए, तो लगभग वो इम्पॉसिबल है कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो और पाइल्स हो। ठीक है। तो स्टूल हार्ड ना हो उसके लिए फाइब्रस फूड खाना चाहिए, पानी अच्छे से लेना चाहिए। अच्छा, पित्त वालों का स्टूल सॉफ्ट रहता है, नियमित उनका पेट साफ होता है। जैसे 2 बार आज ललित भाई ने सुनाया था ना, 3 बार खाना 3 बार जाना, तो 3 बार खा के एटलीस्ट 2 बार तो इन लोगों का पेट साफ होता है। और हाँ, दिन में 1 से अधिक बार उनका पेट साफ होता है। कफ वालों का भी मलत्याग नियमित होता है, उनका स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट और ठीक से बंधा हुआ होता है। ये ज्यादा दिक्कत वात वालों को ही होती है। ओके, पर्सनालिटी की बात करें तो वात वाले पर्सनालिटी में चंचल होते हैं। स्वभाव से देखो तो चंचल। चंचल क्यों? क्योंकि उनके अंदर धैर्यता की, पेशेंस की कमी होती है। अब कैसे पता चले कि पेशेंस नहीं है? अगर कोई सामने वाला बोल रहा है और सुनने का धैर्य नहीं है तो इसको धैर्यता की कमी बोलेंगे। जो व्यक्ति धैर्यता से सुनता नहीं है वो सामने वाले की बात धैर्यता से समझ भी नहीं सकता है। दूसरी बात, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला कुछ बोलेगा, ये बीच में बात को काटेंगे और अपनी बात रखेंगे। फिर सामने वाला कुछ बोलेगा, ये बीच में बात काटेंगे, फिर से अपनी बात रखेंगे। तो अगर मेरा ऐसा स्वभाव है तो मैं वात प्रकृति हूँ। पित्त वालों में भी धैर्यता की कमी होती है, लेकिन ये लोग होते हैं महत्वाकांक्षी, मतलब एम्बिशियस। अगर लाइफ में कोई गोल सेट किया है, कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज को लेकर, तो वो लोग उसको मैं कैसे अचीव करूं उसमें लगे रहते हैं। ऐसे में उनको वो रिजल्ट के लिए धैर्यता नहीं रहती है, तो उस सेंस में धैर्यता की कमी। फिर ये लोग तेज दिमाग, मतलब बहुत होशियार, शार्प होते हैं समझने में। कैलकुलेशन में भी ये लोग बहुत शार्प होते हैं। आज का जैसे कुछ लोग आज आज का ही सोच पाते हैं, कुछ लोग होते हैं फ्यूचर का भी बहुत लंबा सोच पाते हैं। तो पित्त वाले ऐसे हैं, आज करो आज पाओ, आज करो आज पाओ। बहुत दूर का भी कुछ कुछ होते हैं जो सोचते हैं। कफ प्रकृति वाले वो लंबे समय तक स्थिरता में, शांत स्वभाव में टिके रहते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे, डांट भी पड़े ना तो भी आराम से ऐसे हाँ ठीक है बोल दिया उन्होंने और क्या है सुन लिया हमने, ऐसा एटीट्यूड वाले वो कफ प्रकृति। ठीक है। ओके, याददाश्त की बात करें, मेमोरी, तो वात प्रकृति वाले हर चीज सीखते फास्ट है, लेकिन फिर जल्दी जल्दी अगर प्रैक्टिस में ना रहे तो भूल भी जाते हैं। जैसे मैं कहूँ, लोग बोलते हैं स्विमिंग एक बार सीख लिया तो भूलते नहीं, लेकिन अगर बचपन में स्विमिंग सीखा तो जवानी में ये लोग बोल सकते हैं कि मैं भूल गया, है ना? या तो फिर किसी के साथ कुछ साल पहले झगड़ा हुआ हो और उन्होंने सॉरी बोल दिया हो, इन्होंने माफ कर दिया हो, फिर सालों के बाद याद नहीं होता कि कुछ तो हुआ था, वो भूल जाते हैं। पित्त वाले जो होते हैं वो सीखते भी फास्ट है, याद भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ गिनी चुनी बातें, बाकी वो लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन कफ वाले जो होते हैं वो सीखते स्लोली है। उनका स्वभाव होता है सभी को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके सब में से वो लोग सीखते हैं, फिर लंबे समय तक हर चीज याद रखते हैं। अब मेमोरी उनकी बहुत शार्प रहती है, तो अगर आपने उनको टॉन्ट में कोई बात सुना दी, वो भूलेंगे नहीं,
ज़िंदगी भर उनको याद रहेगी कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला था, इस टोन में बोला था, है ना? तो अपनी मेमोरी को देखिए। अच्छा, एज के साथ इसको रिलेट मत करना, क्योंकि इस ग्रुप में काफ़ी लोग 70-80s की एज वाले भी हैं, तो एज के साथ जो थोड़ी बहुत मेमोरी लॉस होता है उसको कंसिडर करिएगा। बातें, वात वाले होते हैं बातूनी, शायद इसी से वात और बात ये सब कनेक्शन हुआ होगा। बातूनी समझते हैं? कोई व्यक्ति बातूनी है मतलब टॉकेटिव, वो बिना मतलब के भी बोल सकता है, घंटों तक बोल सकता है, हर टॉपिक पे बोल सकता है, ठीक है? बहुत फास्ट बोलते हैं ये लोग। कोई व्यक्ति फास्ट कब बोल पाता है? कोई व्यक्ति फास्ट कब बोल पाता है? स्पीडी थिंकिंग, जो सोचता फास्ट है वो बोलता फास्ट है। तो वात वालों को देखा जाए तो ये लोग सोचते बहुत फास्ट है। एक कुछ भी हो गया तो तुरंत उनका मीटर फास्ट चलना शुरू हो जाता है और बहुत सारी कल्पनाएं इनके मन में वो लोग रच लेते हैं, ठीक है? फास्ट सोचते हैं, फास्ट बोलते हैं और बोलने में भी उनके टॉपिक बदलते रहते हैं। कभी पॉलिटिक्स पे बोलेंगे, कभी स्पोर्ट्स पे आ जाएँगे, कभी हेल्थ पे आ जाएँगे, फिर याद आएगा पॉलिटिक्स की बात चल रही थी। तो ऐसा उनका रहता है। पित्त वाले भी बातूनी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, लेकिन उनकी बातें मीनिंगफुल होती है। मीनिंगफुल मतलब कोई टॉपिक को लेकर पर्टिकुलरली अगर सामने वाले को कन्विंस करना है, तो इन लोगों में कन्विंसिंग नेचर ज़्यादा रहता है कि मैं जो बोलूँ, उसमें सामने वाले को हाँ बोलना चाहिए। वैसे वो लोग टॉक करते हैं। ये लोग एनालिटिकल भी बहुत होते हैं, जो मैंने आगे बोला, कैलकुलेटिव भी होते हैं, एनालिटिकल भी होते हैं, राइट, रॉन्ग, है ना? बेनिफिशियल या हार्मफुल, हर चीज़ में वो लोग एनालिटिकल होते हैं। कफ वाले जो होते हैं, वो बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है और बोलने में भी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे। तो जो दूर का सोचता है वही पहले सोचेगा और फिर बोलेगा। तो ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट ना हो, ऐसा कफ प्रकृति वालों का ट्राई रहता है। अच्छा, दूसरा पर्सनैलिटी एस्पेक्ट है कि वात वाले जो होते हैं वो उत्सुक यानी एंथुजियास्टिक होते हैं, कुछ-कुछ नया-नया करने में, नया-नया सीखने में उनको उत्साह बहुत रहता है। जल्दी से लेकिन वो इंटरेस्ट गँवा भी देते हैं। जितना फ़ास्ट नई चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उतना फ़ास्ट फिर विथड्रॉ कर लेते हैं। पित्त वाले जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल होना माना या तो ये या तो ये, है ना? जज तो यही, ये राइट है और ये रॉन्ग है, ऐसा ही होता है ना? तो ये लोग एनालिटिकल कहो, जजमेंटल कहो और उनको जीवन में चैलेंजेस बहुत पसंद आती हैं। कफ वाले जो होते हैं वो स्थिर, दृढ़ और मिलनसार होते हैं। इसको हम कंपैरेटिवली नहीं देखेंगे। कफ वालों को चैलेंजेस वैसे देखा जाए तो कम पसंद होती है। लेते हैं, कुछ लोग स्वभाव से लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं। लेकिन मिलनसार मतलब सबके साथ घुल-मिल जाना, सबकी केयर करना, जो करेंगे एक बार सोच लिया करना है तो उसमें दृढ़ता से करेंगे, ये कफ वालों का लक्षण रहता है। स्वभाव, तो वात वालों का स्वभाव है जल्दी से हिलना। जल्दी से हिलना माना कुछ हो गया तो हिल जाएँगे, क्या होगा? अब कैसे होगा? इसको बोलते हैं हिलना। तो चिंता बहुत जल्दी आती है उनको। दूसरा, पित्त वाले जो होते हैं वो स्वभाव से तेज होते हैं, माना अग्रेसिव। एक बात मैंने आगे बोली कि पित्त वाले एम्बिशियस होते हैं और वो बहुत फोकस्ड भी होते हैं। वो जो एम रखेंगे उसको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो छोटी-छोटी बात में भी वो लोग परफेक्शन से हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं और लगभग वो अचीव करते हैं। अब जिसके अंदर परफेक्शन का गुण है, जो व्यक्ति हर चीज़ अचीव करना जानता है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का डेवलप होता है। उसको आप कॉन्फिडेंस बोलो या ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, लेकिन जब टीम में काम करने की बात आती है, तो ये दूसरों के ऊपर थोड़े से बॉसी हो जाते हैं कि मैं कहता हूँ ना ऐसे करो, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे मत करो। अब अगर टीम में दूसरा व्यक्ति ऐसा आ गया जो उनकी बात को काट दे, तो उनसे फिर सहन
नहीं होगा। और जिससे सहन नहीं होता है वो हो जाते हैं अग्रेसिव। फिर उनका टोन ऊपर, वहां से भाग जाओ, उनको छोड़ दो, या मैं चला जाऊं या इनको निकाल दो, ऐसा एक उनका नेचर रहता है। कफ वाले जो है वो शांत, धैर्यवान, जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन अगर उनका गुस्सा फटा तो वो बॉम्ब की तरह फटता है। जो होते हैं ना कुछ लोग, गुजराती में तो बोलते हैं शांत पानी उंडा, मतलब शांत जल जो होता है पानी, वो बहुत गहरा होता है, और जब नीचे सुनामी आता है फिर वो विनाश लाता है। तो कफ वालों को जब गुस्सा आता है वो विनाश लाते हैं। अच्छा, दूसरा स्वभाव है तो वात वाले बाह्यमुखी होते हैं, जिनका मुख बाहर है, वो देखेंगे दूसरों को, सुनेंगे दूसरों की बातें, दूसरों की करेंगे, अधिकतर बाह्यमुखता में जाते हैं। वैसे आजकल सभी बाह्यमुखता में जाते हैं क्योंकि सभी के शरीर का वात बिगड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये लोग होते हैं स्वभाव से क्रिएटिव, नया नया कुछ सोचना, नया नया करना। पित्त वाले सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको ज्यादातर दूसरों से मोटिवेशन नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव होते हैं, या तो डायरेक्ट कंपटीशन में आएंगे या मन ही मन में अंदर अंदर उनका कंपटीशन चलता है कि मैं इनसे बेहतर करूं, मैं इनसे आगे जाऊं। और कंट्रोलिंग, जो मैंने आगे कहा, वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा करते हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा वात वाले अग्रेशन में जाते हैं। वो चाहते हैं दूसरे मेरे मुताबिक चले, लेकिन मैं कोई परिवर्तन ना लाऊं। कफ वाले जो होते हैं, फिर से वही, वो संतुष्ट, जो मिला, जितना मिला, जैसे चल रहा है ठीक है, तो वो लोग संतुष्ट, इसलिए उनके अंदर एक प्रकार की स्थिरता होती है। और वो लोग इजी गोइंग होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। आप देखना, कुछ लोग होते हैं उनका बहुत एडजस्टिंग नेचर होता है ना। जैसे आज खाने में इतना ही मिलेगा, हाँ ठीक है, सोने के लिए ऐसी जगह है, हाँ ठीक है। तो ये एडजस्टिंग नेचर, इसको इजी गोइंग बोलेंगे। पित्त वालों के लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, तो मेहनत करने वालों को हमेशा हर चीज बहुत अच्छी अच्छी चाहिए। अच्छा, परिस्थिति में रिएक्शन की बात करें तो वात वाले चिंतित और व्याकुल ज्यादा होते हैं। अब यहाँ बहुत समझने की बात है, परिस्थिति मतलब कोई भी एडवर्स सिचुएशन लाइफ में आई, तो क्योंकि उनका थिंकिंग बहुत फास्ट रहता है, तो वो लोग 10 प्रकार के ऑप्शन क्रिएट करते हैं। ऐसा करूं तो, इनको पूछूं तो, इनकी राय लूं तो, ना करूं तो इतने सारे ऑप्शंस की वजह से वो हो जाते हैं कंफ्यूज। और वही कंफ्यूजन उनको भीतर से व्याकुल करता है, चिंतित करता है, क्योंकि वो कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे संकल्प चलते हैं, इसलिए तो इन लोगों को चिंता ज्यादा होती है। पित्त वाले इम्पेशेंट, उनको सब काम जल्दी चाहिए, खुद भी जल्दी करते हैं, दूसरों से भी जल्दी जल्दी कराते हैं, तो वे लोग अधीरे हो जाते हैं। वैसे वात वाले भी फास्ट ही होते हैं, वो लोग भी अधीरे हो जाते हैं। और कफ वाले जो है वो वैसे स्थिर, शांति से धीरे धीरे अपनी पेस पे काम करते रहेंगे, और परिस्थिति आई तो विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मतलब ज्यादा कंट्रोवर्सीज में जाने की उनका लक्षण नहीं होता है। कैसे इसको टाले बात को, तो वो लोग खुद को विड्रॉ करते हैं। नींद, वात वालों की नींद अनियमित, आप देखना ये अनियमित शब्द वात में ही आता है ना। तो इन लोगों की नींद अनियमित, तो कभी तो 6 घंटे सोएंगे, नींद पूरी हो जाएगी, कभी 9 घंटे सोएंगे, तभी भी नींद पूरी नहीं होगी, कभी नींद गहरी आएगी, कभी नींद टूटती आएगी, कभी बहुत सपने आएंगे, कभी सपने नहीं आएंगे, बहुत अनियमित प्रकार की नींद। पित्त वालों की नींद कम होती है, जैसे कुछ लोग हैं रात को सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, हार्डवर्क, फिर भी 5 घंटे सोकर बिना अलार्म के उठ जाते हैं, और फिर दिन में सोने की बात नहीं, आराम की बात नहीं। तो ये पित्त प्रकृति, जितना सोएंगे साउंड स्लीप, ठीक है। और कफ वाले जो है वो कई घंटे सोते हैं और उनकी नींद भी गहरी होती है, जैसे कुछ लोग अलार्म से खुद उठ जाते हैं और कुछ लोगों को जगाना पड़ता है। तो ये कफ वाले वैसी प्रकृति होते हैं, कुछ तो जग जाते होंगे, लेकिन वो लोग लेजी ज्यादा होते हैं थोड़े। रात को 6 से 8 घंटे की नींद कहते हैं ना, ये लोग 10 घंटे 12 घंटे भी सो सकते हैं, अगर कोई जगाए ना तो, अगर टेंशन ना हो तो।
अच्छा, शारीरिक प्रॉब्लम्स। तो अगर शरीर में वात बढ़ जाए तो या तो वात प्रकृति है तो लंबी आयु के बाद उनके शरीर में अलग अलग जगह पे दर्द, जकड़न, अनिद्रा, ब्लोटिंग और काम नहीं कान में आवाज आना, जिसको टिनिटस बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं विसल बज रही है, कुछ कुछ लोगों को पंछियों की आवाज आएंगी। तो ये जो कान में कांस्टेंट आवाज आती है वो वायु बिगड़ने की वजह से आती है। फिर पित्त वालों को अधिकतर प्रॉब्लम होती है एसिडिटी, अल्सर, स्किन प्रॉब्लम। और एक बात, लिवर और किडनी अगर बहुत ज्यादा किसी के डैमेज होते हैं तो वो पित्त बिगड़ने की वजह से होते हैं। ठीक है। और कफ वालों को ज्यादातर कंजेशन वाले रोग आते हैं, जैसे सर्दी जुकाम बार बार होना, कंजेशन यानी छाती में कफ जमना, या तो साइनसिस में कफ जमना, तो साइनोसाइटिस होता है। कफ वालों को मोटापा अधिक आता है, जल्दी से जाता नहीं है। अस्थमा, न्यूमोनिया, एलर्जी, ये सब कफ वालों को ज्यादा होता है। वातावरण का प्रभाव, तो वात वालों को ठंड ज्यादा लगती है, पित्त वालों को गर्मी अधिक लगती है, और कफ वाले लगभग हर एनवायरनमेंट में सेट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा ह्यूमिडिटी हो तो उनको पसंद नहीं आती है। ठीक है, सभी लिख रहे हैं ना, वी पी के अपना जो जो है। ओके, शरीर का तापमान, तो वात वालों के हाथ और पैर लगभग थोड़े थोड़े तो ठंडे रहते हैं। पित्त वालों का लगभग हर सीजन में शरीर गर्म रहता है, और कफ वालों का शरीर लगभग ठंडा रहता है। ठंडा मतलब एकदम से ठंडा इमेजिन मत करना, नॉर्मल। ठीक है, ओ पूरा हो गया, चलो। तो फिर हम अब क्या करेंगे, जितने टोटल वी कितने हुए, टोटल पी कितने हुए और टोटल के कितने हुए, इसकी करेंगे गिनती। नियरली सेम है, वो टॉपिक लेते हैं। एक बार कैलकुलेट सभी कर लीजिए। हो गया आपका? ओके, सभी का हो गया, पता चल गया हम क्या हो सकते हैं, है ना? कुछ लोग तो मुस्कुरा भी रहे होंगे, मैं तो पित्त हूं, ये कफ है, बहुत लेजी है। और कुछ लोग वात प्रकृति वाले भी लगते हैं, इनमें हड़बड़ बहुत है। ये बहुत समझने की बात है। वात वाले ना इतने इम्पेशेंट होते हैं, आप देखना कुछ लोगों को इतनी हड़बड़ होती है, आप 10 काम दे दो तो उनको एक हड़बड़ मचती है अंदर कि कब पूरा करूं। तो एक काम लेंगे, वो पूरा हुआ नहीं हुआ दूसरा लेंगे, वो पूरा हुआ नहीं हुआ वो तीसरा लेंगे। तो कोई भी काम बहुत परफेक्टली नहीं करेंगे, शायद ही कोई होंगे जो परफेक्टली करते हैं। फिर पित्त वाले, उनको भी 10 काम दो तो वो पहले प्लान करेंगे अच्छे से, फिर उसको टाइम विद इन टाइम फ्रेम वो लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लगभग कोशिश करेंगे परफेक्टली पूरा करने की। और एक कफ वाले होते हैं, 10 काम दो 5-6 करेंगे, बाकी के 4-5 छूट गए, कोई हर्जा नहीं, देखा जाएगा। ये एटीट्यूड कफ वालों का रहता है। लेकिन जो 5-6 काम उन्होंने किए हैं वो बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम डिटेल में परफेक्शन के साथ, है ना? जिसके लिए बोलते हैं कि इनके काम में देखना नहीं पड़ता, वैसा वाला काम करते हैं कफ प्रकृति वाले। ठीक है, सभी को अपनी प्रकृति समझ में आ गई? ये रफ एक आइडिया है, इसमें बहुत कुछ बदलता है। जैसे दिन रात का एक साइकिल है, दिन में हमें सूर्य दिखता है, प्रकाश है, रात में प्रकाश नहीं, हमें ये आर्टिफिशियल लाइट जलानी पड़ती है। सूर्य प्रकाश जो है वो नेचुरल लाइट ऐसी है जो हमारे शरीर को रिचार्ज करती है, ये लाइट है जो हमें रिचार्ज नहीं कर सकती है। तो इस साइकिल में भी वात पित्त और कफ का परिवर्तन होता है। जैसे रात होती है तो हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, इसलिए रात को फ्रूट खाने के लिए मना करते हैं, है ना? तो रात को
कफ बढ़ता है। इसीलिए जब हम नींद से जागते हैं तो तुरंत हमें कुछ बहुत ज़्यादा काम करने की, किसी से बहुत ज़्यादा बातें करने की इच्छा नहीं होती है। फिर जैसे-जैसे सूर्य ऊपर आता है तो हमारा पित्त धीरे-धीरे राइज़ होता है। तो दिन भर जो हम खाते हैं, एंड होते-होते दिन में फिर वात बढ़ने लगता है। फिर जब हम सोते हैं, शांत अवस्था में जाते हैं, तो फिर कफ बढ़ता है। तो हर एक के शरीर में ये एक परिवर्तन दिन-रात के साइकिल में आता ही है। सीज़न बदलता है, वैसे भी हमारे शरीर में परिवर्तन तो आता ही है। दूसरा, आप जिस प्रकार की व्यक्तियों से मिलते हैं, उस अनुसार भी परिवर्तन आएगा। अब जैसे कोई दादी के पास ही रहेगा, तो दादी शांत रहते हैं, तो उनकी अवस्था शांत रहेगी और कोई बहुत हिलाने वाले व्यक्ति के पास आप पूरा दिन निकालो, तो आपकी अवस्था बदल जाती है। तो स्वभाव का प्रभाव प्रकृति के ऊपर पड़ता है और प्रकृति का प्रभाव भी स्वभाव के ऊपर पड़ता है। एक वो टाइम था सतयुग, जब सभी देवताएं प्रकृति जीत थे, तो प्रकृति का प्रभाव उनकी चेतना पर नहीं था। अभी क्या टाइम चल रहा है, तो सभी प्रकृति के प्रभाव में है। इसलिए अगर शरीर की प्रकृति वात में बनी हुई है, तो वो व्यक्ति चंचल होगा ही, वो हड़बड़ करेगा ही, वो कंफ्यूज होगा ही। अगर अभी किसी की प्रकृति पित्त है, तो वो थोड़ा-सा अग्रेसिव होगा ही, है ना? और जो कफ में होगा, वो स्लो, लेज़ी होगा ही। अब आप सोच लो, हम सेंटर में सेवाधारी या परिवार में युगल है, तो एक है वात और एक है कफ, या एक है पित्त और दूसरा है कफ, तो बहुत मुश्किल है। एक को फास्ट काम करने की आदत है, एक को स्लो काम करने की आदत है। एक को सब पूरा करना है, दूसरे को सब टालना है। कल करेंगे, परसों करेंगे, देखा जाएगा। हाँ, तो ये हम वात, पित्त और कफ खास इसलिए समझाते हैं कि हर व्यक्ति अभी के टाइम में प्रकृतिजीत है नहीं। बेचारी किसी आत्मा की गलती नहीं है, प्रकृति के प्रभाव में है। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं कि हम प्रकृतिजीत बन जाए, लेकिन जब तक पुरुषार्थ चलता है तब तक प्रकृति का प्रभाव रहेगा। तो अगर जैसे कफ वाला है, वो जीवन में 1000 बार सुनता है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बेचारा वो कोशिश भी करता है, वो करता भी है, लेकिन फिर थोड़े टाइम में वो ढीला हो ही जाता है। बात, हाँ जी, वो खुश है तो वो पेस तो वही रहेगी। और वात वाले भी होते हैं जो बहुत चंचल होते हैं, वो थोड़ा-सा शांत धैर्यता में आने की कोशिश करते हैं। फिर कोई ऐसी बात परिस्थिति आ गई, फिर से चंचल। तो ये प्रकृति का प्रभाव है। इसीलिए बाबा ने हमें जो नॉलेज दिया है, जितना हम समझे हैं प्रकृति के हिसाब से, तो भले वो कहते हैं कि मैं सिर्फ आत्मा को देखता हूँ, शरीर से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वो प्रकृति का भी खूब ज्ञान देते हैं, इनडायरेक्टली ही सही। वो बोलते हैं बच्चे प्रकृति जीत बन जाओ। आप देखो तो देवताओं के सारे लक्षण भले वो ढीले नहीं होंगे, लेकिन कफ को मैच करते हैं। स्ट्रक्चर देखो उनका, बॉडी, बाल, स्किन वगैरह वो सब। लेकिन सिर्फ वो लोग स्लो नहीं होंगे, शांति से सोचेंगे, शांति से करेंगे, सब काम परफेक्टली करेंगे, संघर्ष में नहीं जाएंगे। तो हम चाहकर, अगर मैं वात हूँ, पित्त हूँ, मैं चाहूँ ये कफ तो अच्छा है, चलो कफ बन जाए, तो मुश्किल है ना? हम इन तीनों को बैलेंस में ला सकते हैं। जो आपने पूछा कि दो एक जैसे हो, तो मोस्टली वात और पित्त एक जैसे होते हैं, है ना? हाँ, तो कन्फ्यूजन, लेकिन जैसी-जैसी परिस्थिति बदलती है तो ये अप एंड डाउन चलता ही रहता है। और वैसे भी हमारा शरीर बना है प्रकृति के 5 तत्वों से। वात, पित्त और कफ भी 5 तत्वों का ही कॉम्बिनेशन है। तो हमारे शरीर में तीनों है, लेकिन कोई एक होता है जो डोमिनेटिंग होता है, जिसको हमारी प्रकृति कहते हैं। फिर भी हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि तीनों बैलेंस में रहे। अगर आपके शरीर में दर्द जैसी कोई चीज़ है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वो पेन से रिलेटेड कुछ तो देंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा भी देंगे जो आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने वाला हो।
जैसे एक एक हर्ब है जिसको हम त्रिफला बोलते हैं, सभी ने लिया भी होगा, शायद सुना होगा। तो त्रिफला हमारी बुद्धि में क्या है कि उससे पेट साफ हो जाता है, तो हम उसको सिर्फ लैक्सेटिव समझते हैं। लेकिन त्रिफला 3 फल ऐसे हैं जो हमारे वात, पित्त और कफ को बैलेंस में भी लाते हैं। तो एक राइट क्वांटिटी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता है, किसी को बोलेंगे 1/4 टीस्पून ले लो, किसी को हाफ देंगे, वो प्रकृति और प्रॉब्लम अनुसार बोलते हैं। लेकिन 1 महीना, 2 महीना जब कंटिन्यू इस चीज़ को लिया जाता है, तभी भी हमारा वात, पित्त और कफ बैलेंस में आता है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप नहीं लेना। ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि वो लोग भी इनको बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं जब शरीर के अंदर रोग आता है। तो हम कैसे इसको बैलेंस में लाएं? अब वात वालों की मैं बात करूं, वात कैसे बढ़ता है? वात करने वाली चीजें, वायु बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो वात प्रकृति वालों में वात ज्यादा बढ़ेगा। जैसे रूट वेजिटेबल्स है, आलू है, शकरकंद है, फिर जिमीकंद है, जिमीकंद नहीं, जिमीकंद मतलब सूरन, ओके हाँ, तो जिमीकंद है, फिर रतालू है, जो स्टार्ची चीजें हैं वो सब वायु करने वाली है। फिर जितनी फलियां लगती है विंटर की सीजन में, जैसे मटर है, हरी तुअर के बीज यहाँ पे नहीं मिलते हैं ऐसा बोला, लेकिन हमारे साइड हरी तुअर का भी सब्जी, कचौड़ी वो सब बनाते हैं। फिर फ्लैट बीन्स है ना? तो ये सब वायु करने वाले। दालों में अगर देखा जाए तो अरहर की दाल सबसे अधिक वायु करती है। तो आगे सब सेशन में छाया दीदी या ललित भाई भी लेंगे कि कैसे इन चीज़ों को पकाना चाहिए ताकि वो वायु कम करे, और अगर फिर भी बनती है तो कुछ समय के लिए उसका त्याग करना चाहिए। अरहर की दाल के लिए तो हम बोलते हैं 40-45 क्रॉस कर दो, फिर उसको रोज़ मत लो। जैसे यहाँ आंध्रा में भी कल्चर है रोज अरहर की दाल, गुजरात में भी कल्चर है रोज अरहर की दाल। लेकिन अगर आयु मेरी बड़ी है और वायु की प्रॉब्लम है तो फिर मुझे रोज मूंग और मूंग की दाल और कभी कभी अरहर की दाल, कभी कभी चने की दाल ऐसा लेना चाहिए। ठीक है? तो वायु वालों को वात से बचना है तो कुछ चीजों का त्याग थोड़े समय के लिए करना जरूरी है। पित्त वाले कौन सी चीजों का त्याग करेंगे? तो जो तासीर में गर्म है उन चीजों का त्याग उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वैसे ही बॉडी में हीट ज्यादा है। तो बैंगन उन लोगों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, अधिक या फ्रीक्वेंटली नहीं लेना चाहिए। फिर कुछ लोगों को पपीता खाने से भी गर्मी बहुत, वैसे कोई भी फ्रूट है उसमें जल तत्व बहुत मात्रा में ही होता है, वो अधिकतर गर्म तो नहीं है। जैसे आम के लिए भी कई लोग बोलते हैं बहुत गर्म होते हैं, तो आम को खाने की एक विधि है कि खाने से पहले आप 2-3 घंटा भिगो के थोड़ा सा उसकी तासीर में परिवर्तन आता है, फिर उसको खाइए। और पपीता भी है, जो व्यक्ति भूख से खाता है उसको पपीता भी गर्म नहीं पड़ता है, चाहे बहने ही क्यों ना हो, वो नुकसान करने वाला फ्रूट नहीं है। अच्छा, बीज की बात करूं तो तिल, तिल की तासीर गर्म है, इसलिए उसको आप देखो ठंड में ही अधिक खाया जाता है। लेकिन अगर गर्मी में कोई तिल खाए तो उनके शरीर में पित्त भी बढ़ता है। पाइल्स वालों की मैं खास बात करूं, तिल और गुड़ इनको मिला के जब हम लड्डू बनाते हैं या चिक्की बनाते हैं, फिर कचरिया सुना है सभी ने? जो घानी में तेल निकलता है उसी घानी में गुड़ और तिल को जब पीसते हैं, वो जो क्रश बनता है उसको कचरिया बोलते हैं। तो वैसा मिक्सचर विंटर में खाया जाता है, लेकिन वो बहुत गर्म पड़ता है पाइल्स वालों को। तो वैसे गुणकारी है, गुड़ भी गुणकारी है, तिल भी गुणकारी है, लेकिन अगर मेरी प्रकृति पित्त है तो मुझे फिर उसको लिमिट में लेना चाहिए। चटनी वगैरह बनाते हैं तो भिगा कर उसमें तिल डाले तो फिर भी उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। ड्राई फ्रूट ड्राई खाते हैं तो वो सारे एसिडिक, इसीलिए उसको भिगा कर लेना चाहिए, नट्स है चाहे ड्राई फ्रूट है। और कफ वालों की बात करूं तो ठंडी तासीर वाली चीजें उनको टालनी चाहिए। जैसे कफ क्या क्या चीजें करती है? कौन सी चीजें लेने से कफ बढ़ता है या बनता है? अंगूर से, केले से, और नारियल से, और ऑरेंज से।
कुछ लोगों को जिनको अस्थमा है ऑलरेडी, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। और अमरूद से, और बेर से, दूध से, वेरी गुड, और स्वीट से, बहुत अच्छा। शुगर जितना खाते हैं उतना शरीर में कफ अधिक बढ़ता है। और छाछ से, दही और छाछ से भी कई लोगों को कफ बढ़ता है। तो अगर मुझे अस्थमा की या कंजेशन की प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? अवॉइड, जिसको हम कहते हैं त्याग, है ना? लेना ही नहीं है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, क्वांटिटी में कम और सही समय देकर। वो सही समय वगैरह सब आगे क्लास में आएगा कि दही कब खाना चाहिए, छाछ कब लेनी चाहिए, दूध कब लेना चाहिए, वात प्रकृति वालों को दूध कैसे लेना चाहिए, कफ वालों को दूध कैसे लेना चाहिए, डिटेल की बात है। सच कहूँ तो हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे पर नॉलेज सब थी। माताएं जो थी हमारी दादी नानी, उनको सब हेल्थ का नॉलेज था कि आलू की सब्जी बना रहे हैं तो अच्छे से उसमें अदरक है, फिर अजवाइन है, वो डालेंगे ताकि वो वायु को काटे, है ना? फिर अरहर की दाल बनेगी तो हींग का तड़का अच्छे से लगाते थे ताकि वो वायु को काटे। तो ये सारा नॉलेज है। जैसे पित्त, बैंगन पित्त को बढ़ाता है, मतलब हीट को बढ़ाता है, तो उसके अंदर सबसे अधिक धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाला जाता है, क्योंकि धनिया भी ठंडा, जीरा भी ठंडा। तो हमारे हमारे जो भारतीय संस्कृति में ये जो ज्ञान था कुकिंग का भी, वो पूरा साइंटिफिक था। तो आगे हम एक वर्कशॉप और करेंगे संस्कृति के ऊपर, ठीक है? सभी ओके? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? सभी को वात पित्त कफ समझ में आया? हमारा काम क्या है? तीनों को बैलेंस में रखने का, है ना? और दूसरे की प्रकृति समझ में आए तो चेंज हो जाना। पूरा करें? ठीक है, चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर भी याद ही करेंगे। हाँ, योग होता है, ठीक है। नुमाशाम योग, अगर किसी को फ्रेश होना है तो होकर आए, दीदी अनाउंस करेंगे, ठीक है? थैंक यू। तो किंजल बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें एटलीस्ट ये तो समझ में आया कि आखिर हमारी प्रकृति कौन सी है, तो उस हिसाब से क्या चेंजेस लाने हैं वो आगे के सेशंस में मालूम पड़ेगा। अभी नुमा शाम का टाइम है तो हम सब मिलके योग करेंगे। तो